चलिए देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ एमसीक्यू क्या है, पार्ट 10 है। इससे पहले हमने पार्ट 9 का है छत्तीसगढ़ एमसीक्यू देख लिया है, जिसमें हमने टॉप 20 जो है एमसीक्यू इसमें क्या है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, 1937 के मध्य प्रांत बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस विभाग के थे। तो याद रखना 1937 के मध्य प्रांत बरार में जब चुनाव हुआ था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत इसमें चुनाव हुआ था, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कौन सा विभाग दिया गया था। तो याद रखना शिक्षा विभाग दिया गया था। फिर अगला देखते हैं आपका, बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना बस्तर में जो है 1910 में हम देखते हैं भूमकाल विद्रोह, ठीक है, गुंडाधुर। और ये जो आंदोलन है आपका पुष्पपाल नामक बाजार से क्या है संचालित हुआ था। इसको लेके पीएससी प्री 2021 में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा था। इसमें जो कार्यक्रम हुआ था उसको सही जोड़ी या फिर स्टेटमेंट या फिर समय के हिसाब से उसको क्या था जमाना था। अगला आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक जो फादर लोर किस सन में आए थे। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचारक फादर लो जो है 1800 क्या है 68 में आए थे। और ईसाई धर्म का याद रखना आपको क्या है, आपका कुनकुरी में क्या है कैथोलिक चर्च है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है कैथोलिक चर्च है। फिर अगला देखते हैं आपका, 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो याद रखना जब भारत आज़ाद हुआ तो अलग अलग जगह पर नागपुर में झंडा फहराया गया, पुलिस लाइन में फहराया गया, सिविल लाइन में फहराया गया। इसी प्रकार अलग अलग जगह में अलग अलग व्यक्तित्व के द्वारा झंडा फहराया गया था, रायपुर में, बिलासपुर में, आपके सभी जगह। तो उसी तर्ज पे हम देख रहे हैं ये रायपुर में पुलिस लाइन में तो आर के पाटिल के द्वारा झंडा क्या है फहराया गया था, कब, 15 अगस्त 1947। और रामकृष्ण ठाकुर का भी नाम क्या है, झंडा से संबंधित है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, उसको भी याद रखना। 1942 में दुर्ग में कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी घटना से संबंधित नाम है। तो याद रखना 1942 में दुर्ग में कचहरी क्रांतिकारी आगजनी घटना से संबंधित नाम किसका है, तो रघुनंदन सिंह राव जी का है। 1942 में इन्होंने जो है दुर्ग के कचहरी में क्या है आगजनी की घटना की थी। और ये 1942 में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था, जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उनको सबको क्या है गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी तर्ज पर 1942 में बहुत सारे क्या है आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुए, बिलासपुर में, रायपुर में हुए। आगे देखते हैं, कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी। याद रखना तो ऐसी कौन सी रियासत है, उस समय बहुत सारी रियासत मिलाई गई जिसमें से दुर्ग में बालोद को क्या है नहीं मिलाया गया था। आगे देखते हैं, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई थी। तो याद रखना परलकोट के जमींदार थे गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दी गई थी। तो बात है इस समय कब है 1824-25 को। तो ये जो है आपका परलकोट क्या है आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह थे। और इनको फांसी जो है 20 जनवरी 1825 को दी गई थी। ये जो है बस्तर के सबसे पहले शहीद के रूप में क्या है माने जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है 10 दिसंबर 1857 को जो आपके क्या है वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर रायगढ़ रियासत के कौन सा शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता था। तो रायगढ़ रियासत था जिसमें से एक शासक थे हमारे चक्रधर सिंह। और चक्रधर महोत्सव जो है आप सभी को पता होगा ये 1985 से मनाते आ रहे हैं, 1985 से। अभी कौन से नंबर का चक्रधर महोत्सव है आप लोग कमेंट कीजिए इसमें। और ये चक्रधर महोत्सव, ये चक्रधर समारोह का आयोजन जो है गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। आगे देखते हैं, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम था। तो भ्रमरकोट, चक्रकोट, ये सब बस्तर का प्राचीन नाम था। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर लेखक बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ राज्य के किस काल से संबंधित है। ये जो लेखक है बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ में किस काल से संबंधित है, तो मराठा काल से इनका क्या है संबंध है। फिर आगे देखते हैं, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा सूबेदार का मुख्यालय कौन सा स्थान था। तो सूबा व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा सूबेदार का मुख्यालय क्या था, रतनपुर था। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसमें 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया था। तो याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्टेट की जमींदार ने अंग्रेजी सेना की क्या है सहायता की थी, किसके द्वारा सहायता की गई थी। तो याद रखना देवरी के जमींदार थे, ये इनके चाचा भी लगते थे, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। और ये सोना खान जमींदार के वीर नारायण सिंह, जब मैंने बताया 10 दिसंबर 1857 इनको फांसी दी गई। तो ये जो विद्रोह में इनकी सहायता अंग्रेजों की सहायता किसने की थी, तो देवरी के जमींदार ने की थी। देवरी, भटगांव, ये सब इन्होंने सहायता की थी।
अगला आपका 1917 में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? तो याद रखना आपको, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया, फिर होम रूल शाखा की स्थापना की गई। जो तिलक वाले होम रूल की शाखा है छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई, जो 1917 में रायपुर में इसकी स्थापना किसने की? तो याद रखना पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसकी स्थापना की। और इसमें याद रखना है आपको, ये जो शाखा है रायपुर में जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसका नेतृत्व किया था, बिलासपुर में जो है ई राघवेंद्र राव ने किया था, और राजनांदगांव में जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, और दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त ने इसका क्या है नेतृत्व किया था, या इसके जो है संचालन करते थे, या प्रमुख इसके कार्यकर्ता थे। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो याद रखना है आपको सती चौरा, जिसको 20 दुआरिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये आप बता सकते हो कि कलचुरी काल में जो है एक रानी थी जिसकी 20 पत्नियां, जिसको 20 दुआरिया भी बोलते हैं या सती चौरा भी बोलते हैं, वहाँ पर सती हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि कलचुरी काल में सती प्रथा क्या है प्रचलन थी। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति, तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने, याद रखना भास्कर पंत। बात है 1741 की। भास्कर पंत ने जो है नागपुर के भोसले शासक के तत्वाधान में या अधीन में क्या है ये क्या है आक्रमण किए। कब? 1741। इसमें इस समय जो है रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह। और 1741 से 1745 तक इन्होंने इनके संरक्षण में कार्य किया। फिर 45 से क्या है आपके 57 तक कौन किया? आपके मोहन सिंह ने किया। फिर प्रत्यक्ष मराठा शासन यहाँ पर बिम्बाजी भोसले ने प्रारंभ किया 1757 में, और 1757 से 1787 तक उन्होंने क्या है शासन किया। 7 दिसंबर 1787 को आपके बिम्बाजी भोसले का निधन हुआ, इसको भी पूछा है। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो याद रखना 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह किया था। और ये जो जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखना है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1922, इसको भी याद रखना है। और सबसे बड़ी बात याद रखना है, जितना भी जंगल सत्याग्रह था 1930 यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। लेकिन ये जो है जंगल सत्याग्रह ऐसा जंगल सत्याग्रह जो 1922 में हो, या फिर इसको असहयोग आंदोलन के समय भी लिया जा सकता है। धमतरी में हुआ है। धमतरी एक बहुत बड़ा क्या है केंद्र बिंदु रहा है आपके राष्ट्रीय आंदोलन का। कंडेलनाथ सत्याग्रह हुआ यहाँ पर। सुंदरलाल शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। श्री नत्थू जी जगताप मेघा वाले, ठीक, ये सब चीज़ है यहाँ पर। किस मराठा सूबेदार ने छत्तीसगढ़ राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की? तो याद रखना विठ्ठलराव दिनकर। तो परगना पद्धति सूबेदार कौन सूबेदार ने प्रारंभ किया था? तो याद रखना विठ्ठलराव दिनकर। फिर जब सबसे पहले कौन थे आपके सूबेदार? तो महिपात राव दिनकर। फिर कौन है? विठ्ठलराव दिनकर। और विठ्ठलराव दिनकर ने परगना पद्धति प्रारंभ की। परगना पद्धति, परगना का प्रमुख कौन होता था? कमोविजदार होता था, याद रखना है। फिर अगला है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया? तो याद रखना ब्रिटिश काल में जो है 1936 की बात हो रही है, ये 1936 में ये जो ई राघवेंद्र राव जी को कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था 2-3-4 महीने के लिए। फिर अगला देखते हैं 1942 के रायपुर डायनामाइट संयंत्र से संबंधित है। तो याद रखना सुधीर मुखर्जी। डायनामाइट के कांड ये था कि इसमें क्या है बम गोले बना के क्या है जो डायनामाइट के माध्यम से क्या था आपकी जेल को क्या है तोड़ना था, और उस जेल में जो बंदी है जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित उनको क्या था रिहा करवाना था, ये इसका उद्देश्य था। अगला है आपका 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र है। प्रश्न मात्र हो गया, तो प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित है? तो याद रखना सरबपुरी वंश से प्रसन्न मात्र से संबंधित है, और इन्होंने प्रसन्नपुर नामक क्या है शहर की स्थापना की। ठीक है, इस प्रकार प्रसन्नपुर शहर की स्थापना भी की इन्होंने। और ये जो प्रसन्नपुर यानी कि मल्हार है, वो प्राचीन नाम क्या है मल्हार। और मल्हार कौन सी नदी के किनारे है? तो नीडिला जो प्राचीन नाम है इसको लीलागर नदी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था जो आपके मल्हार है वो अरपा और लीलागर और शिवनाथ नदी के किनारे या इन नदियों से क्या है घिरा हुआ है, याद रखना है। अरपा, लीलागर और शिवनाथ नदियों से क्या है घिरा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये हो गया, हमने 20 क्वेश्चन देखा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अधिक जानकारी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।